नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रगति और विकास मानव सभ्यता की सतत प्रक्रिया है। हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास की कई अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं में से एक अवधारणा जो है वो सतत विकास की अवधारणा है। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वो मानव विकास के सतत विकास की अवधारणा है। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर हरीश्वर दयाल जी। डॉक्टर दयाल राज्य वित्त आयोग के आप मेंबर हैं, सदस्य हैं और वेटरेंड काफ़ी महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। हरीश्वर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरीश्वर जी, जब विकास की हम बात करने लगते हैं तो कई अवधारणाओं में से जो सतत विकास की अवधारणा है उस पर जब चर्चा होती है तो उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी अवधारणा क्या है सतत विकास की? मैं पहली बात कहूँगा कि विकास की जो अवधारणा है, कई तरह से विकास को परिभाषित किया गया जी। कभी इसको सिर्फ आय की वृद्धि से जीडीपी ग्रोथ के रूप में देखा गया, लेकिन जो विकास की मूल अवधारणा वही सतत विकास की अवधारणा जो है वो मूल मैं कहूँ जो अमर्त्य सेन ने जैसे विकास को परिभाषित किया कि ये मानवीय स्वतंत्रता का विकास है, मापदंड है। ये फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम करके उन्होंने एक किताब निकाली। तो ये सतत विकास कहिए कि उसी का एक मेजरेबल इंडिकेटर के रूप में है। मतलब 17 गोल्स दिए गए, 169 इंडिकेटर्स हैं और इसमें से ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं 169 इंडिकेटर्स में वो स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं और एम्बिशियस हैं। तो ये जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल एंड एम्बिशियस, टाइम बाउंड जो है, ये टारगेट है उनके 169 टारगेट्स। तो 17 इंडिकेटर्स हैं। जब पहली बार ये सतत विकास की बात जब हुई थी तो यह मुख्यतः पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। ये 1982 के आसपास की बात थी, जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो सतत विकास नहीं हो सकेगा। सतत विकास का मतलब ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि जो विकास हो रहा है वो हमेशा चिरकालीन रहे, कायम रहे। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी घटनाएं घटे वो सतत घटती रहे और विकास की प्रक्रिया सतत बनी रहे। तो यही था। लेकिन फिर बाद में इसको और विस्तृत किया गया कि जब तक गरीबी नहीं हटती है, भूखमरी नहीं हटती है, इनइक्वालिटी नहीं हटती है, हेल्थ नहीं इम्प्रूव करता है, तो ये सभी जो है जो सामाजिक तनाव की स्थिति ला सकता है, तो वह भी अगर नहीं रहेगा, सामाजिक सुरक्षा रहे, सामाजिक सामंजस्य रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे, तभी सतत विकास हो सकेगा। तो उसको और व्यापक किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सतत विकास की तो अवधारणा लगभग हमने बताई और हम समझ भी रहे हैं। तो दूसरा जो इसमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये सतत विकास क्या लोकल है कि ब्रॉड सेंस में है? ये आप कहेंगे तो ब्रॉड से लेकर के लोकल तक है जी। मतलब ग्लोबल से लोकल तक इसका रेलिवेंस है जी। तो ग्लोबल लेवल पे भी यह है। और अगर आप देखेंगे कि 17वां जो इसका लक्ष्य है, 17th गोल जो है, वह है पार्टनरशिप का गोल। तो यह भी समझा गया कि ये सारी चीज़ें तब तक नहीं अचीव हो सकेंगी, रिमेनिंग 16 अचीव नहीं हो सकेगा जब तक कि सभी जगह पर पार्टनरशिप नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और हम विस्तार, पार्टनरशिप का मतलब थोड़ा और हम विस्तार से बता सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉवर्टी एट वन प्लेस इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एट एवरी प्लेस। जी जी। अगर कहीं एक जगह भी गरीबी रहती है या भूखमरी रहती है तो जो जहाँ समृद्धि है वह उसके लिए भी यह रिस्क है। तो सभी उसके लिए भी चैलेंज है। उसके लिए भी चैलेंज है। तो हम लोग सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे पर्यावरण है कि अगर मान लेते हैं पर्यावरण को अगर एक जगह पर सुरक्षित नहीं किया जाता है तो दूसरे जगह भी यह थ्रेट रहेगा। कहीं अगर मान लीजिए वनों को काटा जा रहा है या पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो जो उसका असर है वो पूरे विश्व को होगा।
तो हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह सतत विकास दर का ये जो 17th गोल है, पार्टनरशिप का गोल, वह यही कहता है कि हम लोग जब तक सभी मिल करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें साफ है कि जैसे हम विकास के टापू बड़े बड़े खड़े कर देते हैं महानगरों के, वो टापू जो है सतत विकास की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधक रहेंगी जी। क्योंकि अगर सोशल टेंशन रहता है तो बाकी जहाँ प्रॉस्पेरिटी है वह भी उससे अफेक्टेड होगा, वो अछूता नहीं रहेगा। या पर्यावरण एक जगह प्रदूषित हो रहा है तो वो तो फैलेगा, दूसरे जगह भी जाएगा। वायु अगर प्रदूषित हो रहा है तो यह रुका हुआ तो नहीं रहेगा, आप रोक नहीं पाएंगे उसको। जल अगर प्रदूषित हो रहा है तो बाकी जगह भी उससे अफेक्टेड होंगे। तो इसको या इनइक्वालिटी है तो उसका जो सोशल इम्प्लीकेशन होगा उससे बाकी लोग भी प्रभावित होंगे। जो इलीगल इमिग्रेशन है या सोशल टेंशन है, वायलेंस है, सोशल वायलेंस वगैरह है, ये सभी जगह उससे प्रभावित हो जाएगा अगर आप इनइक्वालिटी को रोकते नहीं हैं, हंगर को अगर आप रोकते नहीं हैं, गरीबी को अगर आप ख़त्म नहीं करते हैं। तो यह व्यापक है। तो मैं कहूँगा कि इसको लोकल से लेकर के ग्लोबल तक का इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम मतलब अपने देश या अपने प्रांत की बात करें तो हम इस सतत विकास की प्रक्रिया में कहाँ खड़े महसूस करते हैं? हम लोग अगर देखें तो बहुत जगह हम लोग अच्छा करना शुरू किए हैं, इम्प्रूव करना शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग एस्पिरेशनल के कैटेगरी में हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अचीव नहीं किए, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर्स में हम काफ़ी अच्छे हुए हैं और आने वाले समय में भी हमको काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का भी अगर आप देखेंगे तो समझा जा रहा है कि अगर विकास दर इसी तरह से बना रहे, कायम रहे, कोई बाहरी तत्व जैसे कोविड वगैरह जैसे या सूखा महामारी जैसा अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग 29-30 तक, जो कि 30 का वर्ष है, जो कि SDG अचीव करने का वर्ष है, तब तक हमारा कुल आय 10 लाख करोड़ के बराबर हो जाएगा। मतलब करीब करीब दुगना हो जाएगा जो अभी है हमारा। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था या आय? हाँ, अर्थव्यवस्था ये जो आय है हमारी, GDP, GSDP कहेंगे, ये GSDP इंडिकेटर है अर्थव्यवस्था का ही। तो यह अगर दुगना हो जाता है तो बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वह भी अचीव होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हमारी जो राजस्व है उसकी प्राप्ति ज़्यादा होगी, जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ला रही है वह भी ज़्यादा ला सकेगी, विकास के कार्य ज़्यादा होंगे, रोजगार ज़्यादा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये सभी ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि इन सभी तरह काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है। अच्छा, अगर हम उदाहरण के रूप में जानना चाहें कोई मॉडल ऐसा सतत विकास का, तो हम किसको रख सकते हैं या किसको देख सकते हैं? देखिए, कुछ अगर राज्यों के संदर्भ में देखें या हम लोग इसको और नीचे तक ले जाएं, अगर हम लोग इसको पंचायत तक जाएं, जो कि मैं कह रहा था लोकल, तो लोकलाइजेशन ऑफ SDG भी है। जैसे जो पंचायत GPDP जो है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो होता है, वह इसी सतत विकास SDG अवधारणा को अचीव करने के लिए बनाया जाता है कि स्वच्छता, स्वावलंबन, हाँ, शिक्षा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर, पर्यावरण सुरक्षा, ये सभी वहाँ भी अचीव हो सकें। तो अगर उसमें देखें तो कुछ राज्य हैं जहाँ पहले से ज़्यादा पहले से कार्य होता रहा है। जैसे केरल है, वो काफ़ी अच्छा करता रहा है ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने में, या साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है या कर्नाटक है, ये सभी मैं कह सकता हूँ कि अच्छे उदाहरण के रूप में हैं। अगर अपने राज्य को हम लोग देखें तो अपना राज्य बना हुआ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 2000 में हम लोगों के राज्य का गठन हुआ और उसके बाद हम लोग विकास की प्रक्रिया में तेज़ी से आगे बढ़े हैं। तो मेरे राज्य में भी काफ़ी अच्छा काम होना शुरू हो गया है और प्रयास हो रहा है कि उसमें और ज़्यादा अच्छा कार्य हो सके। अच्छा, ये 17 गोल की जो हम बात, 17 इंडिकेट्स की जो बात किए हैं, उसमें से कुछ इंडिकेट को हम व्याख्यायित कर सकते हैं? हाँ, 17 गोल जो हैं, जैसे आप देखिएगा कि 17 गोल अगर लें तो यह 17 गोल है। एक तो गरीबी, बेरोजगारी,
असमानता, इन सभी चीज़ों को लेकर के है। तो पोवर्टी है, हंगर है, इनइक्वालिटी है, हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, वेलबीइंग के इंडिकेटर्स हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाले इंडिकेटर्स हैं, तो जेंडर के इंडिकेटर्स हैं, फिर पर्यावरण से रिलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारे हैं। अब जैसे हंगर का इंडिकेटर अगर हम लोग लें तो उसमें हंगर के इंडिकेटर में दोनों आ जाता है कि जैसे जिनको खाद्य नहीं है तो उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, और दूसरा है कि खाद्यान्न के उत्पादन को लेकर के भी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात है उसमें, और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की भी बात है। उसी तरह से अगर गरीबी को देखें तो गरीबी उन्मूलन में रोज़गार उपलब्ध कराने की मनरेगा जैसे कार्यक्रम को भी उसके तहत लाया जा रहा है, और सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं वह भी उसके अंदर आते हैं कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं कैसे उनको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो आते हैं वह भी कैसे उसमें लाए जा सकें। डॉक्टर साहब, ये जो सतत विकास की प्रक्रिया, इसके लिए चैलेंज अगर हम देखें तो चैलेंज भी कुछ होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ही चैलेंज। एक तो पहला चैलेंज अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें तो 169 जो टारगेट्स बनाए गए हैं वो सारे 169 टारगेट्स अभी तक मेजरेबल नहीं हो सके, उनके मेजरेबल इंडिकेटर्स नहीं बनाया जा सका है। तो इसे हम लोग, जो मैंने आपको स्मार्ट वर्ड यूज़ किया था कि स्पेसिफिक उसको बनाना, मेजरेबल बनाना, एक्शनेबल और एम्बिशियस एंड एक्शनेबल हो, और टाइम बाउंड हो कि कितने समय में हो, तो 2030 तक। तो अभी भी बहुत लोगों को लग रहा है कि 2030 तक बहुत सारी चीज़ें ये हम लोग SDG पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास है। जैसे अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखें तो इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जो कि 2015 तक का था, लेकिन वह पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया। तो 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया गया था कि अनदर 15 ईयर्स में अचीव कर सकें। लेकिन सारे देश जो हैं वह कमिटेड हैं इस SDG को अचीव करने में, और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी भी अगर पर्यावरण को आप लेकर के देखिए तो एक चिंता का विषय है, उसको और सुधारना। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा काफ़ी जोर पकड़े हुए है। तो उसको कैसे अचीव करें, कैसे हम लोग ओजोन डिप्लीशन का जो इशू हो रहा है उसको कैसे रोक सकें। बहुत हद तक अगर आप देखिएगा कि हमारे देश में स्वच्छता के मामले में काफ़ी अचीव किए हैं हम लोग। बिल्कुल। जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री ऑलमोस्ट हो गया है ज़्यादातर क्षेत्र, लेकिन बाकी जगह भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। पंचायतों में भी हम लोगों ने काफ़ी जगह देखा है और प्रयास है कि जैसे कुछ पंचायत या ऐसे पंचायतों की संख्या बढ़े जो कि कह सके कि हम ज़ीरो पोवर्टी वाले पंचायत हैं, या वायलेंस, जेंडर वायलेंस फ्री पंचायत हैं। तो इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और जागरूकता आ रही है। या ज़ीरो कार्बन पंचायत है जहाँ पर कि कार्बन एमिशन ज़ीरो हो रहा है। तो इस तरह का हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं झारखंड में इस तरह की चीज़ें करने का कि कैसे यहाँ पर यह बढ़ सके। अच्छा, दो बातें एक साथ, ऐसा मतलब अध्ययन में भी और कई जगह देखने सुनने को मिलता है कि डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण, ये दोनों आपस में कहीं न कहीं अंतर्द्वंद का मतलब मामला बनता है। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जो पुराना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का था, जहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ कह रहे थे कि GDP बढ़ेगा, और GDP की जो परिभाषा अर्थशास्त्र ने दी है वह काफ़ी फॉल्टी है, कि जिसमें कि अगर मान लीजिए आप पर्यावरण को नुकसान देते हुए भी अगर आप अपनी आमदनी आय बढ़ा रहे हैं तो उसको GDP आपका बढ़ जाता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट किया गया और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग इन चीज़ों को, जहाँ पर कि स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण अगर प्रभावित हो रहा है आय के बढ़ने से, तो उसको हम लोग कैसे डिस्काउंट करें। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही मतलब है, अगर उसके रूप में लें तो जहाँ पर ये जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको भी हम लोगों को अपने
विकास के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, वह एक निगेटिव चीज़ है जिसको कि हटाया जा सके। दूसरी बात है कि जो जैसे लोगों का विकास तो होता है सड़क से, बिजली से, स्कूल से, कॉलेज से, लेकिन देखने को ये मिलता है कि जो स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ता है, स्थान छोड़ना पड़ता है, तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो कहीं ना कहीं खंडित होता है। तो इसको हम कहाँ कैसे देखते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? नहीं, अब की जो नीतियां हैं और जो प्रयास है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो सकता है, विस्थापन की इशू हो सकती हैं, लेकिन जो विस्थापित हो रहे हैं उनको प्रॉपर मुआवजा, बल्कि ज़्यादा मुआवजा दे करके उसको दिया जाए, जिससे कि उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो सके। तो पहले जो था कि अगर मान लीजिए सिर्फ उनका विस्थापन हो रहा था, तो विस्थापन नहीं, अब उनका रिहैबिलिटेशन है। लेकिन ठीक है, अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन उनको रिहैबिलिटेट किया जाए इस तरह से कि उनका लाइवलीहुड जो जा रहा था वो सिक्योर्ड हो, बल्कि वो बेटर ऑफ हो, क्योंकि उनकी ज़मीन गई है, उनका स्थान गया है जहाँ पर विकास हुआ है, और वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी उनका खंडित हो जाता है ना, कहीं ना कहीं वो। तो वो अगर रिहैबिलिटेशन, अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होता है तो उसमें उसका ध्यान रखा जाता है, और जो विकास हुआ ये सतत विकास की प्रक्रिया में इसको ऐड किया गया है कहीं ना कहीं। हाँ, उसको देखा जाता है कि यह भी इंश्योर किया जा सके, और बल्कि जो विकास हो रहा है उसमें उनकी भागीदारी रहे, उनमें उनको हिस्सा मिल सके। अच्छा, उसमें जो विकास हो रहा है उसमें उनकी हिस्सेदारी हो। जैसे डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही अच्छा उसमें एक गोल है कि सिर्फ रोजगार नहीं, एक डिसेंट वर्क भी उनको मिल सके। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जीडीपी, ये एसडीजी का एक गोल है कि वह तो होगा ही, क्योंकि उसके बिना अगर आय नहीं बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें नहीं हो सकेंगी। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, ये सभी कार्य तब तक नहीं हो सकेंगे जब तक कि आय में का भी सृजन नहीं होता है। तो आय सृजन तो आवश्यक है, लेकिन अगर इसमें किसी को लॉस हो रहा है तो वो प्रॉपरली कंपनसेट होना चाहिए। दूसरा, जब हम सतत विकास की चर्चा करते हैं तो पहले तो विकास की अवधारणा थी कि चलो भाई इसको डेवलप कर देना है, काट छाट करके अलग कर देना है, यहाँ पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर देना है, विकास हो गया। अब विकास की अवधारणा में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो पहले जो लोग, आम लोग जो चीज़ें समझते थे वो अब नहीं समझते हैं, तो इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये देखिएगा कि मास कैंपेन इस तरह का है, जैसे जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, आईईसी। तो आईईसी मटेरियल के द्वारा इसको किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया गया है। तो जैसे पहले अगर विकास सिर्फ सड़कों का जाल बिछाना या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही था, वो उसको और व्यापक कर दिया गया है। जैसे अर्बन एरिया में भी अर्बन डेवलपमेंट एक पार्ट है इसका, एसडीजी का, लेकिन उसमें अर्बन इकोलॉजी को भी ध्यान दिया जाता है कि शहरों में भी शहरी वन प्रक्रिया, शहरों में सड़क के किनारे भी पेड़ वगैरह लगाए जाएं, तो इकोलॉजी को प्रिजर्व करना भी एक डाला गया है। वहाँ पर स्वच्छता भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर हो गया है। तो कुछ जगह यह अचीव किया जा रहा है, जैसे आपने कहा था कि कौन ऐसा मॉडल अगर देश के अंदर देखें तो इंदौर को आजकल काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंदौर में काफ़ी अच्छा प्रयास हुआ है इंदौर शहर को स्वच्छ बनाने में और पर्यावरण को वहाँ पर सुरक्षित करने में। जैसे नगरीय वन भी वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, तो वह भी हम लोगों के यहाँ भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। जैसे रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी अगर देखें तो रिवेन्यू के रूप में ये एक मॉडल के रूप में इमर्ज किया है। जैसे आरबीआई की जो स्टडी है उस स्टडी में इसको गुड प्रैक्टिसेस में इसको डाला गया है, शामिल किया गया है रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। खास करके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा रह रहा है। अच्छा, हम जब झारखंड की बात करते हैं तो हम इसमें कहाँ खड़े हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इस प्रोसेस में? हमारा दोनों तरह का रोल इसमें हो जाता है। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हम बेनिफिशियरी भी होते हैं और दूसरा हम इसके
एक्टर्स भी हैं, हमको इसमें कार्य भी करना है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमारा योगदान भी है और हम उसके बेनिफिशियरी भी हैं। तो ये दोनों तरह का है कि योगदान भी देना है और फ़ायदा भी हम ही लोगों को होना है। तो ये एक समझ डेवलप करना है कि हम लोगों को दोनों तरह से फ़ायदा है। जैसा आपने कहा कि वर्ष 1915 के बाद से ये शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि 10 साल तो हुए हैं। अभी हम लोग कितनी दूरी तय कर पाए हैं, क्योंकि बस 5 ही साल बचा है इस गोल को अचीव करने के लिए? हम कहेंगे कि काफ़ी हम लोग अचीव कर चुके हैं, क्योंकि अगर पॉइंट रैंक अगर हम देना चाहें रैंक तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऐसा कुछ एनुअल डेटा नहीं आता है, डेटा इनफ्रीक्वेंसी का इशू रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि काफ़ी अचीव कर चुके हैं और आने वाले सालों में भी काफ़ी अच्छा हमारा प्रदर्शन रहेगा इसमें। भविष्य क्या लग रहा है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि बिल्कुल ही रिफाइंड है। चारों तरफ से इसको ठीक ठाक करके फिर लाया गया है। मैं कहूँगा कि भविष्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो, सामाजिक सद्भावना नहीं बने, गरीबी ख़त्म नहीं हो, भूखमरी ख़त्म नहीं हो, असमानता जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म नहीं हो, जेंडर इनइक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं अगर ख़त्म हो तो भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो उस मामले में अगर देखें तो यह काफ़ी आवश्यक है। और दूसरा मैं देखूं कि काफ़ी अचीव भी हुआ है। जैसे जेंडर के मामले में भी आप देखिएगा कि जेंडर वायलेंस के केसेस कम हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी होते हैं तो वह भी दिखाता है कि अब लोग आगे आ रहे हैं अगर किसी भी तरह का जेंडर वायलेंस है तो एक जेंडर एम्पावरमेंट की इशू आई है, पार्टिसिपेशन विमेन का बढ़ रहा है। मैं पूरे देश और ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ। कुछ गांवों में भी हम लोग देखें, जैसे पंचायतों में रिजर्वेशन देख रहे हैं कि विमेन के लिए है, और अगर आप देखें उनका प्रतिनिधित्व तो देखें जितना रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा है उनका। और काफ़ी जगह गांवों में हम लोग कुछ गांवों में विज़िट करके देखें, कुछ पंचायतों में, तो काफ़ी वो आर्टिकुलेट हैं, काफ़ी वोकल हैं अपने इश्यूज़ को रेज़ करने में। अपने इश्यूज़ को मतलब पंचायत के इश्यूज़ को नहीं, न कि सिर्फ जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ को। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी भविष्य कुछ अच्छा ही होगा। तो उम्मीद भी है एक अच्छा, और ज़रूरत भी है। इसको और तेज़ गति प्रदान करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इनफैक्ट जितने भी हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम हैं, या बेरोजगारी, अच्छा रोजगार, बेरोजगारी सिर्फ हटाना नहीं लेकिन अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वह भूखमरी को कम करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रयास होने चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी दोनों, इंक्लूडिंग जेंडर इनइक्वालिटी, उसको रिड्यूस करने के लिए। जैसे अगर आप देखिएगा कि विमेन पार्टिसिपेशन एजुकेशन में बढ़ा है, लड़कियों का इनरोलमेंट बढ़ा है, तो अगर जेंडर डिस्पैरिटी देखें एजुकेशन या इनरोलमेंट में तो काफ़ी कम हुआ है। तो ये सभी एक अच्छे इंडिकेटर हैं और जिसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को कहाँ देखते हैं इसमें आप? क्योंकि कई जो डेवलपमेंट की चीज़ें आई हैं उसमें थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार के कारण समस्या हुई है। इसमें कुछ है भ्रष्टाचार का? हाँ, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है कि सर्विलेंस बढ़ाया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए। तो उसके जैसे डिजिटलाइजेशन भी काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को कम करने में सार्थक हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें में आपको जो लोगों से आपको ऑफिसर या सरकारी मुलाजिम से अगर आपको जहाँ जाना पड़ता था वो नहीं जाना पड़ रहा है, आप डिजिटल माध्यम से ही आप पे कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि भ्रष्टाचार को कम करेगा, और जागरूकता और सर्विलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो ये डिजिटलाइजेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर भ्रष्टाचार को कम करना है, टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सभी चीज़ों में, इंडस्ट्री को डेवलप करने में, अर्बन एरिया को डेवलप करने में, पर्यावरण को सुरक्षित करने में, तो टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
तो पर्यावरण से, जैसे हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसको अवेयर करने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, हाँ। इसको अवेयर करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? जैसे अगर आप देखें तो जितने भी करिकुलम है स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक, उसमें पर्यावरण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। और ऐसे भी जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आप देखिए कि बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, रेडियो से, टेलीविज़न से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो जन जागरूकता को बढ़ा रहा है कि कैसे पर्यावरण सुरक्षित करना ज़रूरी है, कैसे। और कई जगह रेगुलेशन के द्वारा भी किया गया है कि पॉलीथीन बैन है, चाहे आप अगर कई जगह गंदगी फैलाते हैं तो उसके लिए आपको दंड होगा, अगर कचरा को आप विभाजित नहीं कर रहे हैं, सूखा कचरा को अलग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ दंड का प्रावधान। तो ये सभी भी हैं। तो रेगुलेशन है, जागरूकता है, एजुकेशन है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहे हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के अब तो हम लोग एजुकेशन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं हाँ, हर जगह, हर स्कूल से लेकर के आगे तक। तो इस चैप्टर में जैसे हम जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, तो वो भी एक अवेयरनेस का कहीं अवेयरनेस बढ़ा रहा है। क्योंकि एजुकेशन से होता क्या है कि अगर आप बच्चे को अवेयर कर देते हैं तो बच्चा अपने घर में अवेयर करता है। आप उसको बता देते हैं कैसे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है तो वो अपने पेरेंट्स को और कैसे हम विकास कर रहे हैं, विकास की अवधारणा कैसे आ रही है। एकदम सही आप कह रहे हैं। और फिर कम्युनिटी, तो वही बच्चा से पेरेंट्स, पेरेंट्स से कम्युनिटी मूव करता है एजुकेशन या इंफॉर्मेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अंत में हमारे दर्शक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आप अवेयर होइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तरफ, और पर्यावरण सुरक्षित कीजिए। और सिर्फ पर्यावरण ही सुरक्षा नहीं, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी को कम करने के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है, भूखमरी को कम करने का आपका क्या योगदान हो सकता है। तो ये जो 17 सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल है, जिसके आप बेनिफिशियरी तो रहेंगे ही, लेकिन आपको इसमें योगदान भी देना है, तो आप ज़रूर इसमें योगदान दें इसको अचीव करने के लिए। हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संपूर्ण आयाम पर हमने चर्चा की, कैसे ये काम करता है, कैसे ये विकास की अवधारणा को संपुष्ट करता है, और पूरे दुनिया से लेकर के एक लोकल स्तर तक कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रवृत्त हो रहे हैं। आज ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।